Hello dear students. Welcome to the second part of your class 10th economics first chapter development. In the previous part of the video we already have discussed about the definition of development, about its characteristics. We have talked about national development and we have also learned about the national income and average income. Well, in this part of the video we are actually going to discuss about how we can compare different countries or states on the basis of the rate of their development, the criteria used by World Bank to categorize different countries. We will talk about the public facilities. We will learn about BMI. We will also discuss the criteria used by UNDP or Human Development Report. And in the last, we will discuss the sustainability of development. Okay, let's start with our very first topic. How do we compare different nations or states? हम किसी भी दो चीज़ों की तुलना या दो एंटिटीज़ की तुलना किस तरह से करते हैं? वेल, किसी भी दो एंटिटीज़ को के कंपैरिजन के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या हम दो बातों का ध्यान रखते हैं. फर्स्ट, द सिमिलैरिटीज़ एंड द काइंड ऑफ डिफरेंसेस दे हैव. जिन भी दो चीज़ों में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हम उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज उनके बीच के डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हैं. दूसरा, वी ऑलवेज कीप इन माइंड द पर्पस ऑफ कंपैरिजन. हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि आखिर हम कंपैरिजन किस पर्पस के लिए कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हर एक स्टूडेंट की अपनी एक बेसिक क्वालिटी, स्किल और एबिलिटी है. हम अगर उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी के अंदर अलग अलग एबिलिटी हैं, सभी की कैपेसिटी ऑफ लर्निंग, सभी का बिहेवियर, सभी का फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है. हम इन डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको कंपेयर करते हैं. प्लस हम किस पर्पस से कंपेयर कर रहे हैं. हमें उन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं ड्रामा परफॉर्म करने के लिए, तो हम ये देखते हैं उनमें से किस में एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं. कुछ स्टूडेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स टीम के लिए, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्पोर्ट्स में किसको ज़्यादा इंटरेस्ट है या कौन बेहतर तरीके से वो पर्टिकुलर गेम खेल पाता है. इसका मतलब हमने एक सिमिलर क्लास के स्टूडेंट्स को उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे प्लस उनकी सिमिलैरिटीज़ और अपने पर्पस के बेसिस पे कंपेयर किया. उसी तरह से हम दो नेशंस या दो स्टेट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए करते हैं, प्लस अपना पर्पस ध्यान में रखते हुए करते हैं. जैसे अगर हमें दो नेशंस के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करना है तो अब ऑब्वियसली हम वहाँ की इनकम को बेस मानते हुए वहाँ का कंपैरिजन करते हैं. वेल स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए इनकम बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है. वाई? क्योंकि इनकम ही किसी भी इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर बताता है. हमारे पास इनकम है इसीलिए हम अपनी विशेस को, अपने एस्पिरेशंस को, अपनी नीड्स को पूरा करते हैं और अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करते हैं. इनकम के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं. वी हैव डिस्कस अबाउट द नेशनल इनकम एंड द एवरेज इनकम. नेशनल इनकम किसी भी दो नेशन को कंपेयर करने के लिए एक सूटेबल क्राइटेरिया नहीं है. उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ में पॉपुलेशन डिफ़र करती है. ऑफ कोर्स ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री की टोटल इनकम ज़्यादा होगी, कम पॉपुलेशन वाले कंट्री की इनकम कम हो सकती है बिकॉज ऑफ द नंबर्स ऑफ पीपल. इसीलिए हम एवरेज इनकम को कंपेयर करने के लिए ज़्यादा सही सूटेबल क्राइटेरिया मानते हैं, क्योंकि एवरेज इनकम पर पर्सन परचेजिंग पावर या इंडिविजुअल इनकम को दिखाता है कि एक इंडिविजुअल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कितना खर्च कर सकता है. वेल, वर्ल्ड बैंक यूजेस दिस क्राइटेरिया ऑफ एवरेज और पर कैपिटा इनकम टू क्लासीफाई कंट्रीज. As per World Development Report brought out by the World Bank, the countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called the rich countries.
and those with per capita income of $955 or less are called low income countries. इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि 2017 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1820 पर एनम थी. However, averages are very useful for comparison. They also hide disparities. Look at the example given in table 1.2. Here you can compare per capita income of given 5 citizens of two countries, that is country A and country B. You will notice even though the average income of both the countries is equal, that is rupees 10,000, but citizens of country A have more equitable income, but in country B, one person is very rich and earn much more than the average income of the country, and others are very poor, earning very less. Thus, averages do not tell us about the distribution of income among the people. But students, जब हम बात कर रहे हैं अपने डेवलपमेंटल गोल्स या फिर विकास से संबंधित लक्ष्य की, तो क्या हमारे ये डेवलपमेंटल गोल्स सिर्फ एक अच्छी इनकम अचीव करने तक लिमिटेड रह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एक अच्छी इनकम के साथ साथ हमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो चाहिए होती हैं, जैसे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, फ्रीडम, लव, केयर, रिस्पेक्ट, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सैनिटेशन एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें ही अचीव करना हमारा डेवलपमेंटल गोल होता है. Here in the table 1.3, notice the data about per capita income for year 2015-16 of the given 3 states. आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला और बिहार के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और बिहार की पर कैपिटा इनकम दोनों ही स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है. केरला पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार से तो ज़्यादा है, बट हरियाणा से पीछे है. व्हाट डज दैट मीन? वेल, यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेवलपमेंट के मामले में हरियाणा केरला और बिहार से काफ़ी आगे होगा और बिहार डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा पीछे होगा. Look at the next table comprising data of same 3 states about different attributes other than per capita income, like infant mortality rate, literacy rate, net attendance ratio. These are actually denoting the level of healthcare facilities and education level of these 3 states. If we analyze the data, we would notice that infant mortality rate in Haryana is much more than that of Kerala, despite having highest per capita income among these 3. Literacy rate and net attendance ratio are also highest in Kerala. Let's have a quick look about these 3 important attributes also. What is infant mortality rate? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक साल में 1000 जन्म लिए हुए बच्चों में उन बच्चों की संख्या को दर्शाता है जो 1 साल से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं. व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप. लिटरेसी रेट या साक्षरता दर 7 या अधिक आयु के वर्ष के लोगों में से साक्षर लोगों की संख्या को दर्शाता है. एंड व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप of 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in that same age group. मतलब यह 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या में से उसी आयु वर्ग के बच्चों का वह प्रतिशत दिखाता है जो स्कूल अटेंड करते हैं या विद्यालय जाते हैं. इट मीन्स these attributes are also very important other than per capita income if we want to achieve an overall development for our nation. इसी के साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट को समझते हैं जो हेल्थ स्टेटस को ही दिखाता है.
One way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index. Let's understand what is BMI or body mass index. BMI or body mass index is used to determine a person's weight in regard to his height, which as a result shows whether a person is underweight, has a normal weight, or is overweight or obese. बॉडी मास इंडेक्स एक्चुअली में एक प्रोपोर्शन दिखाता है हमारे वेट और हाइट के बीच में. इससे हमें पता चलता है कि अगर हम अंडर वेट हैं या नॉर्मल वेट के हैं या ओवर वेट हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है. सबसे पहले कंसर्न पर्सन के वेट को केजी में रिकॉर्ड किया जाता है और इसकी हाइट को मीटर्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है. उसके बाद वेट को हाइट के मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है. जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिलती है, अगर वो 18.5 से कम है, दैट मीन्स द पर्सन इज़ अंडर नरिश्ड, और अगर वह वैल्यू 25 से ज़्यादा है, देन द पर्सन इज़ ओवरवेट. So the formula to calculate BMI is weight in kg divided by height in meter square. बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की. सी स्टूडेंट्स, हमारे पास इनफ मनी होने के बाद भी, हमारी परचेजिंग पावर अच्छी होने के बाद भी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परचेज नहीं कर सकते. These are the facilities actually provided by the government, like education facilities, healthcare facilities, etc. अगर हम गवर्नमेंट इन एजुकेशन फैसिलिटीज़ या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या और भी बहुत सारी सुविधाएं जो प्रोवाइड करती हैं, अगर ना ऑर्गेनाइज़ करें हमारे एरिया में, तो हमारे पास सफिशिएंट मनी होने के बावजूद हम इनको अचीव नहीं कर पाएंगे या इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको कलेक्टिव एक्सेस करने की नीड होती है. जैसे आपके पास सफिशिएंट मनी है कि आप अच्छे से अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज ले सकें, बट कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए पूरी कम्युनिटी की हेल्प की ज़रूरत होती है, उनकी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है. सो इट इज़ वेरी क्लियर नाउ, फॉर अचीविंग डेवलपमेंट various things are important, like income, education, health. Considering all such attributes while analyzing level of development is very important. UNDP uses such criteria to measure development. Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational levels of the people, their health status, and per capita income. On the basis of the data of such attributes, UNDP gives HDI rank to the nations of the world. Here you can see in the table the Human Development Report of 2018. As per that report, India was ranked at 130 place out of 189 countries in all. Now let's talk about one of the very important topic of the chapter, that is the sustainability of development. What is sustainability of development? Well, sustainability means किसी भी चीज़ का बने रहना. हम बात कर रहे थे डेवलपमेंटल गोल्स को, उनको अचीव करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं या क्या क्या हम कर सकते हैं अपने डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए. बट डेवलपमेंट को अचीव करने के बाद उसका मेंटेन रहना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. डेवलपमेंट अचीव करने के प्रोसेस में हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर दें कि आगे आने वाले टाइम पे वो हमारे लिए अवेलेबल ही ना रहें, और जो डेवलपमेंट हमने अचीव किया है हम उसको मेंटेन ना कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, the level of groundwater in India. Well, groundwater is a renewable resource. That means it gets replenishes after a certain time. But now the level of groundwater in India is depleting. Earlier, farmers were just depend on rainwater for irrigation. But now practice of setting up tube wells have resulted in increase in overuse of groundwater. Means
We are using it in such a rate which is much more than its rate of replenish. That is why our groundwater level is declining day by day. Let's look at another example of crude oil reserves. Well, crude oil is a non renewable resource, which means it will get exhausted after years of use. The following table gives an estimate of reserves of crude oil that, if we use it at its present rate, it would last only for about 50 years. Thus, sustainability of development involves finding ways for continuous development without the risk of running out of resources or causing irreparable damage to environment. It involves more efficient use of our existing resources. जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनका बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए. फाइंडिंग फ्रेश रिजर्व्स फॉर ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के नए भंडार ढूंढने की आवश्यकता है. कमिंग अप विद इनोवेटिव आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी टू यूज़ द न्यू रिसोर्सेज इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल वंस. हमें आवश्यकता है ऐसे नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी तकनीकी की जिससे हम अपने पारंपरिक संसाधनों की जगह पर नए संसाधनों को इस्तेमाल में ला सकें. Consequences of environmental degradation do not respect nation or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Of course, environmental degradation के जो consequences हैं, जो परिणाम हैं, वह किसी भी राज्य अथवा राष्ट्र की सीमा तक लिमिटेड नहीं है. उसके परिणामों का सामना हम सबको करना पड़ेगा. इसीलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हम सबको एक साथ वर्क करना पड़ेगा. द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल. प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये पेरेनियल है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोसेस है. एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, what we wish to become, and what our goals are.